हमारे महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं इस नए भोर के समय के लिए। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक नए हफ्ते के साथ आशीषित किया। धन्यवाद करते हैं बीते दिन के साबत दिन के लिए और साबत दिन के आशीष के लिए। और जब आपने हमें ये याद दिलाया, ये सच्चाई को याद दिलाया कि हम साबत दिन को हम कभी भी पवित्र नहीं रख सकते यदि बाकी 6 दिनों में हम उस साबत दिन में जिन बातों को सीखे उन बातों को हम नहीं जीते हैं, तो हमारे साथ रहिए पूरे हफ्ते भर में। हम आपके वचनों के अनुसार, आपके अनुसार अपने जीवन को जी सके, ताकि वो सच्चाई हमारे जीवनों से झलक सके, जिन सच्चाइयों को आपने हमें कल के दिन में सिखाया था और बताया था। और धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ करीबी रूप से बने हुए हैं और आप हमारे जीवनों को, हमारे परिवार के जीवनों को, हमारे हर एक जरूरत को आप पूरा करते हैं। और धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी सबसे बड़ी जरूरत को पूरा कर रहे हैं, वो हमारी आत्मिक जरूरत को आप हमारी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं आज के पढ़ाई के लिए। आप ही आज के पढ़ाई को अपने हाथों में लीजिए, हम इसे आपके जिम्मे छोड़ देते हैं। हम में कोई ऐसी खूबी नहीं, ऐसी कोई काबिलियत नहीं, केवल आप ही हमें सिखा सकते हैं। आप ही उन गहरी बातों को सरल तरीके से हमारे सामने पेश कर सकते हैं। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाए। कोई मनुष्य ना हो, पर आप हो, और केवल आपको महिमा मिले, केवल आपको बढ़ाई मिले, क्योंकि आप ही उसके योग्य हैं। मैं आपके लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो आपसे प्रेम करते हैं, सच्चाई से प्रेम करते हैं, और वो हर एक दिन भोर के समय में उठकर इन मीटिंगों में जुड़ते हैं। आप उन पर विशेषकर आशीष कीजिए, उनके परिवारों पर आशीषित कीजिए। हर एक जन को लगातार आप में बढ़ाते चले जाए। और प्रार्थना करने करते हैं कि जब हम आज के पढ़ाई में थोड़े कदम और बढ़ाने जा रहे हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप ही जितने भी हम सब इस मीटिंग में जुड़े हैं, हमारे इंटरनेटों को मजबूत बनाए रखे, ताकि सुनने में हम सभी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और हम प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा ही इस पढ़ाई को आगे बढ़ाए। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे प्रार्थना को सुन लिया है और ग्रहण कर लिया है। धन्यवाद करते हुए इस बिनती को आपके प्यारे पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हम परमेश्वर का विशेषकर धन्यवाद करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक और दिन को जोड़ा और एक और हफ्ते में हमें मदद सहायता किया कि हम इस हफ्ते का भी हम भाग बन सके। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम हफ्ते की शुरुआत, दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचनों को एक साथ पढ़ते हुए हम कर पा रहे हैं। और हम जानते हैं कि ये जो मौके हैं, ये जो ऑनलाइन बाइबल स्टडीज जो है, केवल कुछ पल के लिए है। कुछ समय बाद जब विश्वास के कारण सताहट आएगी, हम देखेंगे कि ये सुंदर मौके जब हम एक दूसरे के साथ अलग अलग जगहों से हम जुड़ सकते हैं ऑनलाइन, ये जो सौभाग्य हमारे पास आज है वो हमसे छीन ली जाएगी। तो आइए इन मौकों को जो हमारे पास आज है उसका हम भरपूरी से फायदा उठाए। आइए जब हम जुड़ते हैं दिल से हर एक चीज को दूर रखते हुए जुड़े और इन समयों में अच्छे से पढ़ाई करें, और जो है हम परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो सके। तो हम विशेषकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हमारे लिए इंटरनेट का मुहैया कराने के लिए, हम सभी को इन मीटिंगों में जोड़ने के लिए, क्योंकि ये केवल परमेश्वर और केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। और परमेश्वर हमारे सामने मेहनत प्रयास कर रहे हैं हमें गहरी बातों को सिखाने के लिए। इसके लिए हम परमेश्वर का तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। और मैं आप सबका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ
क्योंकि यदि आप ना होते तो ये मीटिंग ना हो पाती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपका स्वागत भी करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीषित करे और परमेश्वर आपको सिखाए और परमेश्वर आपके जरिए जो है और दूसरे लोगों को भी सिखाते चले जाए। और मैं आप सभी से विनती करूंगा कि हाँ, हमारे पढ़ाई में जो है हम और गहराई में जाते चले जा रहे हैं, पर आप जितना नोट्स ले सकते हैं अपने शब्दों में आप कृपया करके लीजिए। शायद ऐसा लगता होगा कि हाँ, मैं बातों को याद रख पाऊंगा, पर हम देखते हैं कि समय के साथ हम बातों को भूल जाते हैं। पर जब आप नोट्स लिख कर रखेंगे, आप पूरा नोट्स हम नहीं बना सकते हैं, पर जिन नोट्स को भी आप यदि कुछ भी अगर आप लिख कर रखेंगे, वो जो नोट्स है वो बातें जो है सालों साल तक रहेंगी और वो बातें आपकी मदद और सहायता करेगी आगे, जब आपको परमेश्वर द्वार खोल कर देंगे, जब आपको इन वचनों को पढ़ाना होगा। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप कृपया करके जो है नोट्स जरूर लीजिएगा। तो आइए कुछ दोहराते हुए और जो हमने पिछले समय में जो पढ़ा था उसको और थोड़ा कुछ और दूसरे तौर तरीके से प्रेजेंटेशन के तरीके से उसे हम दोहराएंगे, ताकि जो बातें स्पष्ट नहीं थी वो बातें और ज्यादा स्पष्ट हो सके। तो हम देखते हैं दानियल 11 का 14, और मैं चाहूंगा कि आप अपने बाइबलों को खुला रखिएगा। दानियल 11 का 14 में हम देखते हैं कि वचन बताता है कि उन दिनों में बहुत से लोग दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध उठेंगे। कारण क्या है कि उन दिनों में बहुत से लोग दक्षिण राजा के विरुद्ध में उठ खड़े होंगे? कारण ये है क्योंकि अब जो है दक्षिण का राजा क्या है, केवल 4 और 5 साल का एक बालक है। और जब इस चीज को दूसरे राजाओं ने देखा तो उन्हें जो है एक मौका की तरह ये नजर आया कि ये एक सुनहरा मौका है जिसका हम फायदा उठाकर जो है दक्षिण देश में हम कब्जा कर सकते हैं, उसको अपने राज का हम भाग बना सकते हैं। और यदि आपको याद होगा, और मैं जो है स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करूंगा आपके सामने। आ, समय दीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको स्क्रीन नजर आ रही हो। तो हम यहाँ देखते हैं कि जैसे दानियल 11 का 14 में हम पढ़ रहे थे स्क्रीन शो कि नहीं हुआ है। स्क्रीन शो नहीं हुआ। हुआ है, हुआ ओके। है। सर हुआ है सर। ओ सर प्रेज गॉड, नेटवर्क प्रेज गॉड। कनेक्शन हुआ है। ओके। जी। तो हम जैसे पढ़ रहे थे कि क्योंकि दक्षिण साम्राज्य का राजा केवल एक बालक, 4 या 5 साल का, हम देखते हैं कि कुछ राजाएं जो है वो एक संगठन बना लेते हैं ताकि वो दक्षिण साम्राज्य में आक्रमण कर सके और उस साम्राज्य को वो अपने राज में जोड़ सके। और इसके लिए हम देखते हैं कि दो राजाओं ने संगठन बनाया। एक का नाम है, हम देखते हैं कि एंटियोकस मैग्नस है जो कि उत्तरी साम्राज्य का राजा है। फिर दूसरा एक और राजा है जिसका नाम है फिलिप, जो कि मैकेडोनिया का राजा है। इन दोनों ने जो है एक संगठन बनाते हुए ये दोनों जो है आप देखते हैं दक्षिण साम्राज्य में चढ़ाई करते हैं। फिर हम देखते हैं इसमें जो है सबसे पहला कदम जो राजा डालता है वो है एंटियोकस मैग्नस। और एंटियोकस मैग्नस जो है इस
इस योजना को अंजाम देने के लिए जब अपना पहला कदम को डालता है, तो वो कोली सीरिया, जो कि सीरिया है, उसका उसमें आक्रमण करता है, और जो फिलिस्ती है उसमें आक्रमण करता है। और इन दो भागों को जो है, ये बहुत बड़ा जो दक्षिण साम्राज्य ने जो है, इससे पहले आप देखते हैं कि जो दक्षिण साम्राज्य का जो राजा था, हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से टॉलमी जो है, जिस प्रकार से जो पिछला राजा टॉलमी थे, हम देखते हैं कि किस प्रकार से उस राजा ने किस प्रकार से जो है उत्तरी साम्राज्य में आक्रमण किया, और किस प्रकार से टॉलेमी क्लियोपैट्रा ने किस प्रकार से उत्तरी साम्राज्य को अपने राज्य का भाग बनाया। और जब दानियल 11 का 14 में देखते हैं, तो इस समय जो है, आप देखेंगे टॉलेमी एफेनेस जो है, वो एक केवल बालक है। तो इसका फायदा उठाते हुए हम देखते हैं दो संगठन बनते हैं, और उसमें से सबसे पहला कदम डालते हैं एंटियोकस मैग्नस, और वो कोली सीरिया है और फिलिस्तीन है, उन दोनों को उन दोनों राज्य में चढ़ाई करते हुए उन दोनों को अपने राज्य का भाग बना लेते हैं। फिर जब इसके बाद हम 15 में आते हैं, दानियल 11 का 15, वहां इस प्रकार लिखता है, तब उत्तर देश का राजा आकर किला बांधेगा और दृढ़ नगर ले लेगा, और दक्षिण देश के ना तो प्रधान खड़े रहेंगे और ना बड़े वीर, क्योंकि किसी के खड़े रहने का बल ना रहेगा। और हम जो है देखते हैं कि अब जो है ये जो दक्षिण साम्राज्य का जो राजा है छोटा है, तो इस चीज को देखते हुए आप देखते हैं कि इस राज्य में आक्रमण के बाद आक्रमण किया जा रहा है। और जैसे हम कल के दिन में परख रहे थे कि क्योंकि कल के दिन में जैसे हम परख रहे थे, क्योंकि जो राजा थे, हम देख रहे थे कि क्योंकि जो राजा थे केवल एक बालक थे, उसका जो देखभाल है, उसका जो है पढ़ाई लिखाई है, उसको योग योग बनाने के लिए जो उसका अध्यापन जो है, वो जो है ये प्रधान कारिणी समिति, जो कि रोमन सेनेट है, जो कि ये रोमियो का एक समिति है, उन्होंने जो है इसको जो है एम एम्यूलस एम्यूलस लेफिडस को सौंप दिया, जो कि एक रोमी व्यक्ति है। ये जो समिति है, रोमियो का एक समिति है, इन्होंने विचार करते हुए जो है ये जो बालक राजा है, उसका अध्यापन के लिए, पढ़ाई के लिए, उसको राजा के योग्य बनाने के लिए, इसके लिए जो है एम एम्यूलस लेफिडस को सौंप दिया। और उसने एम एम्यूलस लेफिडस ने जो है इस काम को एरिस्टोमेनस को सौंप दिया, जो कि एक बूढ़ा और एक अनुभवी व्यक्ति था, जो कि जो मिस्र देश है, जो कि उत्तरी साम्राज्य दक्षिणी साम्राज्य है, उसका एक एक मंत्री था। उम्मीद करता हूं ये बात स्पष्ट है। और हम देखते हैं कि पहला सबसे पहला कार्य जिसको अंजाम देना था, वो ये था कि किस प्रकार से ये जो एक संगठन बनाई गई है, फिलिप और एंटियोकस मैग्नस, इसको किस प्रकार से जो है काबू में किया जाए, किस प्रकार से उसके बार बार और लगातार जो आक्रमण है उसको रोका जाए। तो हम देखते हैं कि इसके बाद आप देखेंगे कि जो एक एक बहुत प्रसिद्ध एक सेनापति थे, जिनका नाम है, आप देखते हैं कि वो उसका नाम है स्कॉफस, जो कि एटोलिया के हैं। एक बहुत प्रसिद्ध सेनापति है जिनका नाम है स्कॉफस, जो कि एटोलिया के। उनको जो है अपने जगह पर एटोलिया में भेजा जाता है, ताकि वो जो है अतिरिक्त सेना को इकट्ठा कर सके, ताकि
वो जो है उत्तरी साम्राज्य पर वो आक्रमण कर सके। और जिस मकसद से भेजा जाता है, बिल्कुल उसको जो है हम देखते हैं स्कॉफस करते हैं। और वो अतिरिक्त सेना इकट्ठा करने के बाद वो जो है कोली, सीरिया और फिलिपीन, जो फिलिस्तीन है, उसमें वो आक्रमण करते हैं। और इन भागों को, ये जो कौलिसीरिया है और फिलिस्तीन है और जो यहूदा है, यहूदा जो है उन्हें वो जीत लेता है और उन्हें अपने राज्य का भाग बना लेता है। और इस समय जब स्कॉफस जो है कोली, सीरिया और फिलिस्तीन में आक्रमण करता है, उसमें हमला करता है, वार करता है, जब जो है एंटियोकस मैग्नस उसके विरुद्ध में उस समय नहीं आ पाता है, क्योंकि उस समय एंटियोकस मैग्नस जो है एक युद्ध में बने हुए थे। फिर देखते हैं कि कुछ समय बाद जो है, जब उस युद्ध को छोड़कर एंटियोकस मैग्नस लौटते हैं, तो वो बिल्कुल तेजी के साथ जो है वो कोली, सीरिया और फिलिस्तीन को दोबारा से अपने ताकत में लाने के लिए वो, आप देख रहे हैं, अगर आप नक्शा में देखें, हमारे सामने ये नक्शा है, आप देख सकते हैं वो जो हरा आप देख रहे हैं, वो हरा जो है वो पूरा पूरा जो है वो सीरिया का नक्शा है। ये जो है आप पूरे बड़े नक्शे में आप देख सकते हैं, ताकि आपको कुछ अंदाजा हो। ये जो हरा भाग आप देख रहे हैं, ये जो है पूरी पूरी तरीके से, ये जो हरा भाग है ये आपका सीरिया है। फिर आप जब देखेंगे यहाँ पर, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर है, आप देखेंगे कि संतरे कलर का जो आप यहाँ पे छोटा सा भाग देखेंगे, ये आपका जो है ये फिलिस्तीन है। तो ये आपको नक्शा में हम दिखा रहे हैं ताकि आपको कुछ अंदाजा लग सके। तो इन दो जगहों के लिए जो है युद्ध छिड़ी, और ये जगह जो है अब इन दोनों को दोबारा से देखते हैं कि एंटियोकस मैग्नस अपने राज्य का भाग बनाने के लिए हम देखते हैं कि एक संघर्ष हो रही है। फिर हम देखते हैं कि जब आप देखेंगे, जब कोली, सीरिया और फिलिस्तीन को दोबारा जीतने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं, तो उसको जो है रोकने के लिए हम देखते हैं कि स्कॉफस अपनी अतिरिक्त सेना के साथ जो है वो भी जाते हैं, ताकि एंटियोकस मैग्नस को रोका जाए। पर हम देखते हैं कि इस इस युद्ध में और इस कोशिश में जो स्कॉफस करते हैं एंटियोकस मैग्नस को रोकने की, हम देखते हैं कि स्कॉफस की हार होती है। और क्योंकि उसे हार का सामना करना पड़ता है, वो जो है सिदोन में भाग जाता है। और सिदोन, यदि आप देखें, वो एक बहुत अच्छा शहर था, जो कि जिसका जो है सुरक्षा में अगर आप देखें, तो वो बहुत ही अच्छा था, बहुत बेहतर था। और इसी कारण से जो है हम देखते हैं कि अ, जो स्कॉफस है वो सिदोन में भाग जाते हैं, क्योंकि जो रक्षा जो था सिदोन का, वो बहुत बेहतर था। तो यदि आप नक्शा में देखें इस चीज को दोबारा से, तो आप देखेंगे कि ये जो है, आप देख सकते हैं कि स्कॉफस जो है सिदोन में भागा, जो कि लेबनून में पाया जाता है, और ये तीसरा बड़ा शहर है लेबनून में आज के समय में। तो आप देखते हैं कि सिदोन में जो है, आप देखेंगे कि जो है स्कॉफस वो भाग जाते हैं, ताकि वो जो है सुरक्षा को प्राप्त कर सके, ताकि वो जो है एंटियोकस मैग्नस के सेना से बचे रह सके। फिर आप देखेंगे, तो जब ऐसा होता है, तो एंटियोकस मैग्नस जो है उसके पीछे पीछे जाते हैं, और पूरी तरीके से जो है पूरे चारों ओर जो है एक घेराबंदी लगा दी जाती है। चारों ओर जो है एंटियोकस मैग्नस जो है सिदोन को पूरी तरीके से
घेर लेते हैं। और इस घेराबंदी को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए जो है मिस्र से 3 और सेनापति को भेजे जाते हैं, पर फिर भी जो है ये घेराबंदी का अंत नहीं हो पाता है। पर हम देखते हैं कि हार मानना पड़ता है स्कॉफर्स को, क्योंकि उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्हें घेरा लगाया गया, और बड़े लज्जित तौर से जो है उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। उन्हें बेवस्त्र कर जो है, उन्हें जो है सिदोन से बाहर भेजा जाता है। फिर हम देख रहे थे 16 में, 16 इस प्रकार लिखता है, दानियल 11 का 16, तब जो भी उनके विरुद्ध आएगा वह अपनी इच्छा पूरी करेगा, और वह हाथ में सत्यानाश लिए हुए शिरोमणि देश में भी खड़ा होगा, और उसका सामना करने वाला कोई ना रहेगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे सामने जो है कुछ और जानकारियों को पेश की जा रही है। आप देखते हैं कि हमारे सामने कुछ और बातों को पेश किया जा रहा है। तो हम जो है देखते हैं कि यहाँ पर जो है और कुछ बातों को हमारे सामने बताया जा रहा है, और उसको जो है हम थोड़ा गौर करना चाहेंगे। तो हम देखते हैं कि अब जो है एंटियोकस मैग्नस ने जो है उत्तरी साम्राज्य, आवाज नहीं आ रही है। तो हम यहाँ देखते हैं कि दानियल 11 का 16 में कि हमारे सामने जो है अब जो है और कुछ बातों को पेश की जा रही है। और हम यहाँ देखते हैं कि अभी अभी जो है उत्तरी साम्राज्य का राजा एंटियोकस मैग्नस ने जो है दक्षिणी साम्राज्य का जो प्रसिद्ध सेनापति है उसको हराया, जिसको खास तौर से चुना गया था दक्षिण साम्राज्य के सुरक्षा के लिए सेना के तौर से। भले एंटियोकस मैग्नस जो है दक्षिणी साम्राज्य को हरा पाता है, पर एंटियोकस मैग्नस का जो है रोमी साम्राज्य के सामने कोई बस नहीं चलता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ समय बाद आप देखते हैं कि जो सीरिया है उसको जो है रोम का साम्राज्य जो है अपने राज्य का भाग बना लेता है। रोम जो है सीरिया के ऊपर चढ़ाई करता है, और रोम को अपने राज्य का भाग बना देता है। और ये जब होता है जब एंटियोकस एसिएटिकस, जो कि एक बहुत समय बाद राजा आता है, उसको जो है वो राजगद्दी लेने वाला होता है, पर हम देखते हैं कि रोम जो है उसे ऐसा करने नहीं देता है। और एंटियोकस एसिएटिकस जो है वो आखिरी राजा था उत्तरी साम्राज्य के बाद, और जिसके बाद हम देखते हैं कि जो पूरा उत्तरी साम्राज्य जो है उसमें जो है अब प्रभुता रोम का राज्य के था। फिर हमने दानियल 11 का 16 में एक और बात पढ़ा कि और वह हाथ में सत्यानाश लिए हुए शिरोमणि देश में भी खड़ा हो जाएगा। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जब ये शिरोमणि देश की जिक्र कर रहा है, तो ये वाकई में जो है परमेश्वर के लोगों का जिक्र कर रहा है। जो यहूदिया है उसका यहाँ पर जिक्र की जा रही है। और आप देखते हैं कि एक गठबंधन के साथ 161 ईसा पूर्व में, रादर ईसा पश्चात में, आप देखते हैं कि गठबंधन के साथ रोम और जो यहूदी लोग हैं, ईसा पूर्व में यदि आप देखें
तो रोम और यहूदी लोगों ने जो है गठबंधन के साथ एक 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 साथ आए। ये जो है आप सबसे पहले आप देखेंगे अब रोम जो है रोम का मदद अब रोम के साथ एक साथी जो है आप देखते हैं कि यहूदा के लोग परमेश्वर के लोग यहाँ बनते हैं। पर हम देखते हैं कि पूरे तरीके से अब भी हम देखते हैं कि 161 ईसा पूर्व में आप देखेंगे कि जो रोम के साथ जो है यहूदिया यहूदी लोगों ने यहूदा के लोगों ने एक गठबंधन बनाया। पर केवल 63 63 ईसा पूर्व में ही जो है जो शासन जो है यहूदा लोगों के ऊपर जो है शासन और प्रभुता जो है रोम करता है। जो एक रिश्ता में 161 ईसा पूर्व में एक संगठन के साथ एक दोस्ती के रिश्ता में जो है रोम के साथ यहूदा बनता है। पर 63 63 ईसा पूर्व में जो कि कई सालों बाद जो है यहूदा के ऊपर जो है प्रभुता करने रोम शुरुआत करता है। तो ये एक दौर था जिसका यहाँ पर जिक्र किया जाता है कि पोम्पे जो कि उस समय सेनापति थे रोम के। पोम्पे जो है एक सेनापति है रोम के, और वो एक अभियान में गए थे, और ये अभियान जो था मित्रडेट्स के विरुद्ध में था जो कि पॉन्टस का राजा था। पोम्पे जो है एक अभियान में जाते हैं जो कि मित्रडेट्स के विरुद्ध में जाते हैं, जो कि पॉन्टस का जो है एक राजा है। और इस दौरान जब पोम्पे जो है एक दौरे में है, इस दौरान जो है दो राजाएं दो राजाएं जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हेरकनेस और दूसरा राजा अरिस्टोब्यूलस। ये दोनों जो है एक युद्ध में और एक संघर्ष में ये दोनों जुड़ जाते हैं। किसके लिए? यहूदिया के लिए। ये दोनों जो है हेरकनुस और एरिस्टोब्यूलस जो है एक संघर्ष में जुड़ जाते हैं। किसके लिए? यहूदिया के लिए। और ये बात जो है पोम्पे के सामने लाई जाती है। और इस चीज को जब पोम्पे के सामने आता है तो पोम्पे एक चीज को देखता है, और वो ये है कि जो अधिकार जो है अरिस्टोब्यूलस जो है जमाने की कोशिश कर रहा है वो बिल्कुल उसका गलत है। तो पोम्पे जो है एक निर्णय लेता है और उन दोनों से कहता है कि आप दोनों कुछ समय के लिए इंतजार कीजिए। मुझे जो है अरेबिया के दौरे में जाना है, और जब मैं उस दौरे से लौटूंगा तो मैं आप दोनों का जो भी है उस चीज को मैं जो है उसका निर्णय मैं लूंगा। पर एरिस्टोब्यूलस, आप थोड़ा करीबी से सुनिएगा। हम जितना धीरे हो सके उतना धीरे जाने की कोशिश करेंगे। अरिस्टोब्यूलस जो है वो देखता है और और पोम्पे के गहरी भावनाओं को परखने की कोशिश करता है, और वो समझता है और जान लेता है कि जब वो दोबारा लौट कर आएगा अरेबिया के दौरे के बाद, तो जो निर्णय लिया जाएगा वो उसके हित में नहीं होगा। क्योंकि जो षड्यंत्र कहेंगे या एक गलत उसका जो एक हासिल करने का जो एक जुनून था जिसको जो पोम्पे समझता था, उसको देखते हुए हम देखते हैं कि वो समझा कि जो राज्य जो बांटा जाएगा या निर्णय जो होगा वो जो है एरिस्टोबुलस के हित में नहीं रहेगा। और जब इस चीज को एरिस्टोबुलस परखता है, देखता है, तो वो जो है तेजी करते हुए, हड़बड़ाते हुए वो यहूदिया की ओर जो है वो चला जाता है। किसकी ओर चला जाता है? यहूदिया की ओर चला जाता है अपने सेनाओं के साथ। पर हर एक कदम जो एरिस्टोबुलस ले रहा था उसको जो है करीबी रूप से हम देखते हैं कि पोम्पे जो कि रोम का सेनापति है उसको बड़े करीबी रूप से वो नाप रहा था। और जैसे ही अरिस्टोबुलस जो है यहूदिया पहुंचता है, उसके पीछे पीछे आप देखते हैं कि पोम्पे भी पहुंच जाते हैं। और जब पोम्पे को
देखता है कि ये जो यहूदिया का जो उस समय जो कहेंगे राजधानी था, यरूशलेम था। जब देखता है कि पोंपे जो है यरूशलेम के नगर में पहुंच चुका है, तो पोंपे को देखते हुए जो है अरिस्टोबुलस जो है घबरा जाते हैं, और वो एक तरफ से मन फिराने के लिए जो उसने किया उसके लिए पछताते हुए हम देखते हैं कि वो बाहर आता है पोंपे से मिलने के लिए। और वो कोशिश करता है कि किसी तरीके से जो उसके ऊपर आपत्ति आ पड़ी है उसको किसी तरीके से जो है एक स्थिर समझौता में लाया जाए, उसे एक गढ़ में लाया जाए, उसका कुछ निर्णय किया जाए। और फिर इसके लिए जो है हम देखते हैं कि एरिस्टोब्यूलस एरिस्टोबुलस जो है वो पूरी तरीके से समर्पण करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, और इसके साथ साथ ये भी वादा करते हैं कि वो एक बहुत बड़ा रकम जो है वो पोम्पे को देंगे। तो पोम्पे जो है इस इस ऑफर को कहेंगे, इस इस बात को वो मान लेते हैं, और मानते हुए जो है वो एक अपने जो उसके सेना का जो एक बड़ा एक कहेंगे सेनापति था, उसको जो है जिसका नाम गैविनियस है, उसको जो है पैसे लेने के लिए वो जो है भेजते हैं यरूशलेम में। और जब गैबिनस जो कि पोम्पे का जो सेनाएं थे उनके दल को संभालता था, उसको जब भेजा, और जब वो यरूशलेम को पहुंचा, जो दरवाजा है उस तक पहुंचा, तो उसके जब वो पैसे लेने गया तो वो दरवाजा उसको उसके लिए नहीं खोला गया, और इसके साथ साथ जो है दीवार से जो है गैबिनस को कहा गया कि हम जो है जो बात कही गई है उसके अनुसार से नहीं चलेंगे, जो वाचा जो है पोम्पे के साथ एरिस्टोबुलस ने बांधी है, हम उसके हित में नहीं है, हम इस चीज को नहीं मानेंगे। जब ऐसा होता है तो पोम्पे जो है बड़े क्रोधित हो जाते हैं, और एरिस्टोबुलस जो कि अब भी जो है पोम्पे के पास है उसे पकड़ लेता है और उसे जो है बंदी बना लेता है, और तुरंत पोम्पे अपने सेनाओं के साथ जो है यरूशलेम की ओर बढ़ने लगता है पूरे ताकत के साथ। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग, जो लोग एरिस्टोबुलस के साथ थे, कहने को उसके साथ थे पर उसके साथ नहीं थे। हम दूसरा पार्टी को देखते हैं जिसका नाम है हेरकेनस जो है। उसके कुछ लोग जो है एक तरफ से अरिस्टोबुलस के साइड में थे, उसके साथ में थे। इस प्रकार से जो है वो दिखा रहे थे, एक दिखावा था उनका। हम देखते हैं कि जब एरिस्टोबुलस वो कैद में है, और जब पोम्पे का सेना जब है यरूशलेम के जो दरवाजे तक पहुंचता है, तो ये जो हेरकुनस के कुछ लोग थे जो एरिस्टोबुलस के तरफ थे, वो जो है तुरंत दरवाजा खोल देते हैं। और कारण ये था क्योंकि जो ये लोग थे, हेरकुनस के तरफ के लोग थे, उनकी जो है संख्या जो है काफी बड़ी थी। जो लोग यरूशलेम के अंदर थे उनकी जो संख्या जी थी बहुत ज्यादा बड़ी थी। इसी कारण से जो है एरिस्टोबुलस की लोगों का बात बिल्कुल ही नहीं चला। पर हम देखते हैं कि कुछ लोग थे जो कि एरिस्टोबुलस के बिल्कुल वफादार थे। वे जो है तुरंत ही जो है एक पहाड़ की ओर भागे जहां मंदिर है, और वहां पर उन्होंने जो है उस जगह को सुरक्षा करने का बिल्कुल निर्णय बना लिया। और तीन महीनों तक लगभग 3 महीनों तक उन्होंने जो है पोम्पे के वार को, पोम्पे का हर एक कोशिश को उन्होंने जो है रोका हुआ था। पर 3 महीने के बाद हम देखते हैं कि एक सुराख दीवार में बनाई गई, और जिसके जरिए जो है जो भी उस यरूशलेम में घुसना और दुश्मनों को मार गिराना जो है, उस एक सुराग के जरिए जो है, जो कि समय के साथ वो बढ़ा करते जाए, और इसके जरिए जो है हम देखते हैं कि उस सुराग के जरिए से हम देखते हैं कि पोम्पे और उसकी सेनाएं जो है, हम देखते हैं कि यरूशलेम नगर में वो जा पाए। फिर इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि पोम्पे
जो है वाकई में यरूशलेम में अपनी सेना के साथ घुस सकता है। और इस समय के बाद जैसे हम जिक्र कर रहे थे, 161 ईसा पूर्व में जो है एक एक संगठन के साथ, रोम के साथ जो है यहूदिया जुड़ता है। यहूदिया जुड़ता है, पर 63 ईसा पूर्व में हम देखते हैं कि ये जो है, जो यहूदिया है, वो जो है रोम के प्रभुता में आता है। और ये वो समय था जब यरूशलेम के मंदिर में सुराग बनाए गए थे, जो उसके दीवार थे उसमें सुराग बनाकर यरूशलेम के नगर में प्रवेश किया गया था पोंपे और उसकी सेना के द्वारा। और इसके बाद जो है एक बहुत बड़ा रकम देने के लिए कहेंगे कि अब जो है यहूदिया के लोगों को, जो यहूदी लोग हैं उनके ऊपर ये जो है बात रखी गई। और इस प्रकार से जो है वो सिरमणि देश में जो है ये, जैसे वचन बताता है, उस पर जो वह हाथ में सत्यानाश लिए हुए सिरमणि देश में भी खड़ा हो जाएगा। और इस प्रकार से जो है सिरमणि देश जो कि यहूदिया है, जहां पर परमेश्वर के लोग हैं, वहां पर भी जो है रोम का ये सेनापति जो है वहां पर भी अब खड़ा हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि दानियल 11 का 16 इन बातों से आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है। फिर आइए दानियल 11 का 17 हम परखना चाहेंगे। यहां लिखता है कि तब वह अपने राज्य के पूर्ण बल समेत पूर्ण बल समेत कई सीधे लोगों को संग लिए हुए आने लगेगा और अपनी इच्छा के अनुसार काम किया करेगा। और वह उसको एक स्त्री इसीलिए देगा कि उसका राज्य बिगाड़ा जाए, परंतु वह स्थिर ना रहेगी, ना उस राजा की होगी। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ और जानकारियां पेश की जा रही है। और यहाँ पर यदि आप गौर करें, जैसे हमने पिछले दौर में पढ़ा, जब हमने दानियल 11 का 16 देखा, तो दानियल का 11 का 16 में हम देखते हैं कि 16 में यदि आप देखें, तो अब आप देखते हैं कि सीरिया जो है, सीरिया के ऊपर जो है हम देखते हैं कि अब रोम का शासन रहेगा, क्योंकि सीरिया को जो है अब जो है रोम ने सीरिया पर चढ़ाई किया और उसको जो है अपने राज्य का भाग बना लिया। हमने 16 में इस बात को भी देखा कि किस प्रकार से जो है यहूदा को भी जो है अब रोम ने अपने राज्य का भाग बना लिया। और हम देखते हैं कि रोम ने जो है मैकेदोन और त्रेस जो है उसे भी अपने राज्य का भाग बना लिया है। एक तरफ से कहेंगे कि जो भी राज्य थे, आप देखते हैं यहूदा हो गया या सीरिया हो गया या आप मैकेदोन हो गया या त्रेस हो गया, जो ये जो थे, अब जैसे यूनान का राज्य 4 भाग में बंटता है और उनमें से जो है एक त्रेस है, मैकेदोन भी जो है एक भाग है। और आप देखेंगे कि इसके साथ साथ आप देखते हैं कि सीरिया, जो कि आप देखेंगे पूर्व पूर्व जो पूर्व भाग था, वो भाग है। और आप यहूदिया देखेंगे, वो भी जो है कुछ भाग जो था वो वाकई में जो था, आप देखेंगे कि पूर्व का भाग था। तो अब जो है तीन भागों को जो आप देखते हैं, 3 भाग जो है यूनान राज्य का, उनको जो है अब जो है रोम का राज्य ने उन पर चढ़ाई किया और उन पर जो है जीत भी हासिल की। इसका मतलब जो 3 भाग थे वो जो है अब रोम के राज्य का भाग हो चुके हैं। अब केवल एक ही राज्य रहता है, और वो कौन सा राज्य है? मिस्र का राज्य है। कौन सा राज्य है? मिस्र का राज्य है। हमने इन बातों की पढ़ाई की, सीरिया के ऊपर चढ़ाई की, सीरिया को हराया। यहूदिया का हमने बिल्कुल अभी में देखा। फिर मैकेदोन और थ्रेस, क्योंकि मैकेदोन का राजा कौन था? फिलिप था। और क्योंकि हम देखते हैं कि हराया गया, कौन हराया गया? हम देखते हैं कि एंटियोकस मैग्नस हराया गया, तो उसके साथ साथ जो है उसका साथी फिलिप को भी हराया गया। और इसके साथ साथ जो है इस प्रकार से, क्योंकि जो बड़ा भाग था, अब देखते हैं कि कुछ भाग जो है जो जो उत्तरी साम्राज्य का राजा था, उनको जो है अब रोम ने
हरा चुके हैं और उसे अपने राज्य का भाग बना चुके हैं, और केवल एक भाग रह रहा है जो कि सिकंदर महान के राज्य का भाग था। वो था दक्षिणी साम्राज्य, जो कि मिस्र का साम्राज्य है। फिर अब जो है, ये जो रोम का जो सेनापति है या उसका राजा आप कह लीजिए, वो जो है अब एक कोशिश में है कि किस प्रकार से पूरे राज्य को जो है वो अपने ताकत में ले आए। तीन दिशाओं के राज्य को तो वो उसने अब हरा दिया है और उसका राजा ठहरा है, उसको अब चला रहा है। पर एक भाग है जिसमें जो है उसकी प्रभुता नहीं है। फिर हम और कुछ इतिहास को हम परख रहे थे कल के दिन में, और यदि आप याद करेंगे तो हम देखते हैं कि जो राजा, आप देखेंगे कि जो राजा था, जो था टॉलेमी, टॉलेमी ओलेट्स, जो कि बहुत समय बाद जो है एक राजा हुए, जो कि दक्षिणी साम्राज्य के राजा थे। टॉलेमी ओलेट्स जो है, उनकी मृत्यु हो जाती है 51 ईसा पूर्व में। और टॉलेमी ओलेट्स जो है, जब उनकी मृत्यु होती है तो वो जो है, वो अपने एक इच्छा, जो कि मृत्यु के सामने उनकी एक, मृत्यु से पहले उनकी एक इच्छा थी, और वो ये इच्छा थी कि उसका बेटा टॉलेमी थियोस फिलियोपैटर और उसकी बेटी क्लियोपैट्रा जो है, वे दोनों जो है मिस्र के राज्य को, दक्षिण साम्राज्य को जो है एक साथ जो है वो चला। और इस समय जो है रोम का जो नजर क्या है कि वो किस तरीके से जो ये एक भाग बचा है उसमें जो है वो प्रभुता करे। तो जब टॉलेमी योलेट्स की जब मृत्यु होती है 51 ईसा पूर्व में, तो वो जो है राजगद्दी को अपने एक इच्छा के अनुसार वो अपने बेटे टॉलेमी फिलियोपैटर जो है, थियोस फिलियोपैटर, उसके हाथों में सौंप देते हैं। और क्लियोपैट्रा की ये दोनों जो है विवाह कर ले, भले भाई बहन हो, ये दोनों विवाह कर ले, और ये दोनों एक साथ जो है इस राज्य को चलाए। और अब क्योंकि ये दोनों जो है टॉलेमी ओलेट्स के जो बच्चे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल जवान थे, इनका जो है देखभाल, इनको राजा और रानी के योग्य बनाने के लिए जो है, इसका देखभाल के लिए जो है दोबारा से जो है रोमियो को सौंप दिया गया। जैसे हमने पिछले समय में देखा कि जब टॉलेमी जो है, टॉलेमी एपिफेनस जब केवल 4 और 5 साल के थे, उसका देखभाल के लिए जो है रोमी जो समिति है, उसने जो है रोमी के एक व्यक्ति को सौंपा। इसी प्रकार से अब जो है ये दोनों जवान है, जो कि अगले अगले जो राज को चलाने वाले हैं, इनका देखभाल के लिए, इनको योग्य बनाने के लिए जो है इसका जिम्मा जो है पोम्पे को सौंप दिया गया, जो कि रोम का सेनापति है। उसे जो है इन दोनों का देखभाल, इन दोनों को योग्य बनाने के लिए जो है सौंप दिया गया। फिर इसके कुछ समय बाद इतिहास बताती है कि पोम्पे और कैसर, ये जूलियस कैसर है, कुछ समय बाद पोम्पे और जूलियस कैसर, इन दोनों के बीच में जो है एक युद्ध हो जाता है, एक संघर्ष, एक लड़ाई हो जाती है। और एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध लड़ी जाती है जिसे कहा जाता है फार्सेलिया का युद्ध। ये दोनों जो सेनापति हैं, जो सबसे बड़े, जो कि रोम के राज्य को चला रहे थे, इन दोनों के बीच में एक लड़ाई हो जाती है, एक युद्ध छिड़ जाती है, जिसे कहा जाता है फार्सेलिया का युद्ध। और इसमें जो है ये दोनों सेनापति जो है इसमें बड़े गंभीरता से इस लड़ाई में ये दोनों जाते हैं। और जब ये युद्ध होता है तो पोम्पे जो है उसकी हार हो जाती है। और जब उसे हार का सामना करना होता है तो वो भागकर जो है मिस्र देश में चले जाते हैं। और जब वो मिस्र देश में जाते हैं तो जो टॉलेमी थियोस
जो है थियोस फिलियोपैटर जो है, जो कि टॉलमी ओलेट्स के बच्चे हैं, जो बड़ा बेटा है, वो जो है पोम्पे का जो है हत्या कर देता है। हम भले देखते हैं कि पोम्पे को जो है इन दोनों के देखभाल में रखा गया, पर जब भागकर पोम्पे आता है उस युद्ध से, तो पोम्पे का जो है छुप कर जो है हत्या कर दी जाती है। फिर कैसर जो है, जूलियस कैसर जो है, वो पोम्पे के पीछे पीछे आता है उसके उसको पकड़ने के लिए। पर हम देखते हैं कि जब पोम्पे को देखता है कि वो मिस्र में अपना शरणस्थान पाया है, तो जो पोम्पे का ये चाल से जो है हम देखते हैं कि जूलियस कैसर समझ जाता है कि पोम्पे को जो है इन दोनों जो टॉलेमी है और क्लियोपेट्रा जो है उसका जो है रक्षक बनाया गया है, इस बात को वो समझ लेता है। फिर कुछ समय बाद ऐसा होता है कि जो जूलियस कैसर जो है उसे पता चलता है, जूलियस कैसर जो है उसे पता चलता है कि कुछ जो है मिस्र देश के अंदर कुछ लड़ाई, कुछ झगड़ा और कुछ जो है ऐसा चीज हो रहा है जिसके वजह से जो है बहुत ज्यादा मिस्र में उधम मचा हुआ है। फिर जो है, क्योंकि हम देखते हैं कि दो भाई और बहन हैं, इन दोनों को जो है उसके पिता के अनुसार जो है ये दोनों को एक साथ जो है राज्य को चलाना था। पर देखा जाता है कि जो क्लियोपेट्रा है, जो कि जो कि बेटी है टॉलेमी ऑलेट्स की, उसे जो है राजपद से हटा दिया जाता है। जो अधिकार उसे मिलना था वो उसे नहीं मिलता है। और ये सब बातें जो है हम देखते हैं कि जूलियस कैसर को मालूम पड़ता है, और जब ऐसा होता है तो वो जो है इन चीजों से नाखुश होता है, और वो जो है अपनी सेनाओं के साथ जो है एलेक्जेंड्रिया जो है, जो एक जगह है मिस्र में, वहां पर अपने कुछ सेनाओं के साथ, ज्यादा नहीं कुछ सेनाओं के साथ वहां पहुंच जाते हैं। लगभग वो 800 घोड़े लेके आते हैं, 3200 वो जो है सेनाएं लेके आते हैं। और जो संघर्ष, जो मुठभेड़ जो है ये दो भाई और बहनों के बीच हो रहा था राजगद्दी को लेते हुए, उन चीजों के बारे में वो मालूम करता है, और वो निर्णय लेता है कि किसी भी तरीके से जो है ये जो जो परेशानी आ पड़ी है इसको जो है किसी भी तरीके से मैं जो है इसका जो है एक निर्णय इनको मैं बता सकूं। तो फिर देखा जाता है कि दिन ब दिन जो है लड़ाई झगड़ा और जो परेशानी है वो जो है बढ़ता जाता है। और जूलियस कैसर जो है उसको जो है जो सेनाएं उसकी जो थी उसके साथ जो है वो जो है जो जो आक्रमण उस पे किया जा रहा था, विरुद्ध जो उसके ऊपर आ रहा था, उसको वो रोक नहीं पा रहा था। और इसके लिए जो है वो और सेनाओं को जो है एशिया से जो है उसके मदद और सहायता के लिए जो है वो बुलवाता है। और जब आप देखते हैं कि जब मदद और सहायता के लिए बुलवाता है, आप देखेंगे कि उसके मदद के लिए जो है और सेनाएं जो है इकट्ठा होती है, और सेनाएं आती हैं। फिर जब उसके मदद में और सेनाएं आती हैं, इसके बाद जो है एक घमंड के तौर से, एक घमंड के साथ, क्योंकि आप उसके पास और मदद आ चुकी है, तो इन चीजों के कारण जो है घमंड के साथ जो है एक जो है एक वो निर्णय बनाता है, एक जो है हुक्मनामा जारी करता है और कहता है दोनों को, टॉलेमी थियोस फिलियोपैटर जो कि बड़ा बेटा है, और क्लियोपैट्रा को कहता है कि आप दोनों जो है अपनी सेनाओं को कह दीजिए कि वो अपने स्थानों को छोड़ दे, वो जो है अपने आप को समर्पित कर दे, और आप दोनों जो है मेरे सामने प्रकट होइए, ताकि जो आप दोनों के बीच में मुठभेड़ है, जो भी आप दोनों के बीच में अनबन है, उसका हम लोग एक निर्णय ले सके। और अब जो है एक घमंड के साथ जो है ये हुक्मनामा जो है अब जो है जूलियस कैसर के द्वारा जो है जारी की गई थी।
तो इस चीज को देखते हुए जो है मिस्र के लोग जो है बिल्कुल क्रोधित हो गए। वो लोगों को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मिस्र जो था एक स्वतंत्र एक राज्य था। तो इस चीज से जो है मिस्र के लोग बिल्कुल ना खुश हुए, और वो बिल्कुल गुस्से होते हुए जो है उन्होंने जो है हथियारों को पकड़ा, अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया, ये कहते हुए कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा तौहीन है, उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती है। जब इस चीज को जूलियस कैसर देखता है कि मिस्र के लोग जो है उससे नाखुश है और उसके विरुद्ध में आते हैं, तो जूलियस कैसर उनसे कहता है कि जो भी मैंने कहा वो जो है अपने अपने उससे नहीं कहा, पर आपके पिता का जो इच्छा था, टॉलमी ओलेस जो है उनका जो इच्छा था कि जैसे उन्होंने जो है आपको संभालने के लिए, आपको योग्यता बनाने के लिए जो है रोमी समिति को सौंपा गया है, और क्योंकि जो मैं अब जो है रोम का सबसे बड़ी अधिकारी हूं, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि जो भी कुछ आप दोनों के बीच में अनबन है, उसका जो है एक जो है एक जो है निर्णय आप दोनों के बीच में मैं करूं। और इस कारण से जो है मैंने जो है ऐसा एक अधिकार के साथ एक घमंड तौर से जो है एक मैंने हुक्मनामा जारी की थी। फिर इन बातों के साथ जो है जो चीज जो है जूलियस कैसर के विरुद्ध में आना था, उसमें जो है एक एक जो है रुकावट आई। फिर इसके बाद जो है ये दोनों जो है जूलियस कैसर के सामने मौजूद होते हैं। दोनों को जो है आप देखते हैं कि दोनों के लिए जो है आप देखेंगे कि जो वकील है वो मुहैया कराया गया, दोनों को जो है वकील मुहैया कराया गया, ताकि वो दोनों जो है अपने विचारों को जो है वो जूलियस कैसर के सामने पेश कर सके। पर क्लियोपैट्रा जो है, जो कि बेटी थी टॉलमी ओलेट्स की, वो एक बात तो वो समझ जाती है कि जो भी कुछ हो, निर्णय जो है उसकी ओर में नहीं आएगा। इस चीज को जो है जो क्लियोपैट्रा है वो समझ जाती है। तो इस चीज को समझते हुए देखते हुए वो एक रास्ता खोजने की कोशिश करती है कि किस तरीके से जो है मैं जो है राज्य को अपने ताकत में ले सकूं, अपने हाथ में ले सकूं। क्योंकि यदि वो मुकदमा से लड़े तो उसकी हार जो है वो निश्चित है, क्योंकि निर्णय जो है वाकई में जो है उसके बड़े भाई के हित में होगी। और हम जो है इस समय जो है हम उस बात को परखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जैसे 17 में लिखता है कि अपनी इच्छा के अनुसार काम किया करेगा, और वह उसको एक स्त्री इसीलिए देगा कि उसका राज्य बिगाड़ा जाए, परंतु वह स्थिर ना रहेगी, ना उस राजा की होगी। तो हम इस बात को यहाँ परखने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर हम देखते हैं कि क्लियोपेट्रा जो है इन बातों को समझते हुए कि राज्य जो है और निर्णय जो है उसके हित में नहीं होगा, तो क्लियोपेट्रा जो है ये जो ये जो महान रोम का जो सेनापति था, उसके चरित्र के कमजोरी को वो जानती थी कि ये जो बड़ा जो रोम का सेनापति है, वो जो है सुंदरता के द्वारा जो है वो बहुत ज्यादा मोहित हो जाते हैं। इस बात को जो है क्लियोपेट्रा समझ लेती है। फिर वो निर्णय करती है कि वो कितना भी अच्छा वकील क्यों ना वो प्राप्त कर ले, फिर भी जो है निर्णय उसकी ओर नहीं होगा। जो जो आखिरी जो वो बात होगी वो जो है क्लियोपेट्रा की तरफ नहीं होगा, पर यदि वो अपने सुंदरता का इस्तेमाल करे तो जरूर जो है निर्णय उसके हित में होगा। तो इस चीज को प्राप्त करने के लिए जो क्लियोपेट्रा जो है वो क्या करती है कि कपड़ों के ढेर में, कपड़े बिल्कुल ढेर थे, उसमें वो पूरी तरीके से वो लेट जाती है। और फिर क्लियोपेट्रा जो है उसका उसके उसका जो है एक दोस्त जो कि सिलिसिया के हैं, उनका नाम है एपोलो डोरस। जो दोस्त है जो क्लियोपेट्रा के हैं, जो सिलिसिया के हैं, वो है अपोलो डोरस, जो है बिल्कुल एक बड़े जिनका बिल्कुल शरीर था, ताकतवर थे।
जो है उनसे मदद लेते हुए वो जो है कपड़ों के ढेर के ऊपर लेट जाती है, और उसको जो है पूरी तरीके से लपेट दिया जाता है और बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है उसे सजाया जाता है कि बड़ा सुंदर नजर आए। और ये जो क्लियोपेट्रा के जो दोस्त है जो सिलिसिया के हैं, वो बिल्कुल, क्योंकि हट्टे कट्टे थे, मजबूत थे, बड़ी जो है बड़ी वजन वो ढो सकते थे, वो जो है अपने कंधों पर इस सुंदर सा तोहफा की तरह बनाया गया, जिसके अंदर जो है क्लियोपेट्रा है, छुपी हुई है, क्योंकि वो जो है किसी तरीके से जो है जूलियस कैसर तक वो पहुंचना चाहते थे, और यदि ऐसे ही जाए तो उसे जाने नहीं दिया जाएगा। तो फिर हम देखते हैं कि जब जो क्लियोपेट्रा का जो दोस्त है, जो कि सिलिसिया के हैं, वो जब रोम रोम के सेनापति जूलियस कैसर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये जो है कैसर के लिए एक तोहफा है, और जब ये कहा जाता है तो उसे जो है सीधे सीधे जो है कैसर के जो कमरे तक आने का अनुमति दिया जाता है। और जब वो आता है तो उसके सामने जो है ये कपड़ों का ढेर और सुंदर तरीके से जो उसको सजाया हुआ था, उसको जो है उसके पाँव के सामने रख देता है। और जब ऐसा होता है तो कैसर जो है उस चीज को जो है, जैसे आपको तोहफा दिया जाता है तो आप उसके रैपर्स हटाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जो है उसको वो खोलता है, और जब खोलता है तो देखता है कि सुंदर सी एक स्त्री है, जो कि क्लियोपेट्रा है, उसके सामने वो खड़ी होती है। और जब ऐसा होता है तो वो एक तरफ से उससे बिल्कुल खुश हुए, और इतने बढ़िया तरीके से उसके मौजूदगी तक पहुंचने का एक प्रयास था, तो इससे जो है कैसर जो है बिल्कुल बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर जो है तुरंत, क्योंकि अब जो है निर्णय को क्लियोपेट्रा जो है अपने सुंदरता के जरिए से अपने हित में करने की कोशिश कर रही थी। तो हम देखते हैं कि इसके बाद जो है, इस हादसा के बाद जो है कैसर जो है, जूलियस कैसर जो है एक हुक्मनामा जारी करते हैं कि दोनों भाई बहन जो है एक साथ मिस्र के राज्य को चलाए, मिस्र के राज्य को चलाए जैसे उनके पिता ने कहा था। फिर हम देखते हैं कि एक सेनापति, कहेंगे कि एक मंत्री, जो खास मंत्री था जिनका नाम है पॉन्टिनस, एक खास मंत्री था जो कि मिस्र का मंत्री था। और ये मंत्री, गौर कीजिएगा कि ये जो खास मंत्री जो था पॉन्टिनस जो है, ये व्यक्ति सबसे प्रथम इसका कार्य था क्लियोपेट्रा को जो है राज गद्दी से हटाने के लिए। ये जो खास मंत्री था, इसका बहुत बड़ा हाथ था कि क्लियोपेट्रा को जो है राजगद्दी में ना आने दे, इसके लिए। और इस चीज को जो है, ये जो मंत्री अब डरने लगा कि यदि क्लियोपेट्रा जो है अगर वो ताकत में आ गई, उसे दोबारा राजगद्दी में बैठाया गया साथ साथ में उसके भाई के साथ, तो मेरी कोई खैर नहीं। तो इस चीज को देखते हुए जो है ये मंत्री जो है किसी तरीके से जो है लोगों को, जो प्रजा थी मिस्र की, उनको जो है उनके मन में एक एक क्रोध को उत्पन्न करता है जूलियस कैसर के विरोध में, ये कहते हुए कि ये जो है जूलियस कैसर की एक साजिश है, और जिसके जरिए से जो है बाद में जो है ये पूरे राज्य को जो है क्लियोपेट्रा को दे देंगे। और इन बातों के जरिए जो पॉन्टिनस जो है, जो कि एक खास मंत्री है, वो प्रजा के लोगों को जो है जूलियस कैसर के विरुद्ध में करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो जो है बचने की कोशिश कर रहे थे। और जब इन बातों को जब ये मंत्री रखता है प्रजा के सामने, तो एक तरफ से एक उधम सी मच जाती है, एक तरफ से एक बिल्कुल कहेंगे एक अब हाहाकार मच जाती है, शोर मच जाता है, और एक युद्ध जैसा एक जो है एक समा आ जाता है। और एक जो है एक सेनाओं को चलाने वाला, जिनका जो यहाँ नाम दिया जाता है एखिलस, एखिलस करके नाम है, वो जो है 20,000 सेनाओं को लेकर जो है वो कैसर के विरुद्ध में जाते हैं, जो कि अलेक्जेंड्रिया में है।
पर हम देखते हैं कि कैसर बड़े चतुराई के साथ वो जो है इस सेनाओं को जो है उनसे बचने में वो सफल रहते हैं। जो सेना 20,000 सेनाएं जो है जो कैसर के विरुद्ध में आ रही थी, उनसे जो है बड़े चतुराई के साथ जो है हम देखते हैं कि जूलियस कैसर जो है वो बच जाते हैं। और जब जूलियस कैसर जो है नाव में अपने जो है नाव में जो जहाज जो थे, पानी के जहाज थे, उनमें जो है वो सैर करके जब भाग रहे थे, तो मिस्र के लोगों ने जो है उसके जो जहाज को, पानी का जहाज को जो है जलाकर उसको खत्म करने की कोशिश की। पर हम देखते हैं कि जो जूलियस कैसर जो है वो जो है उनके जहाजों को जला देता है। और बताया जाता है कि इस दौरान कुछ जहाज, जो मिस्र के लोगों का जो जहाज था, वो जल रहे थे, और वो जल जल के जो है नदी के किनारे पहुंचते हैं, और जिसके कारण जो है उस आग के वजह से जो नदी के किनारे जो घर थे, जो लाइब्रेरीज थे, वो सब जो है बिल्कुल जल जाती है। तो फिर जो है यहाँ पर और कुछ बातों को देखेंगे जिसके साथ हम अंत करेंगे। फिर हम देखते हैं कि युद्ध जो है बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गई। और जब ऐसा आक्रमण जूलियस कैसर के साथ हो रहा था, तो वो बहुत क्रोधित हुआ। और इसके बाद जो है जूलियस कैसर जो है इर्द गिर्द, क्योंकि अब जो है जो ताकत में है, जिसके सामने सबसे ज्यादा राज्य हैं, वो है जूलियस कैसर। तो जूलियस कैसर जो है जो भी इर्द गिर्द में राज्य थे, जो जिसको अपने ताकत में उसने किया था, उनको जो है वो मदद के लिए जो है मदद के लिए उनके सामने पत्र भेजता है, उनसे मदद मांगता है। फिर एक बड़ी सेना, एक बड़ी पानी की जहाज में जो है एशिया से जो है मदद के लिए जो है सेनाएं आते हैं। इसके साथ साथ जो है मित्र डेट्स, आप याद करेंगे कि ये एक दौरा जो है, आप देखते हैं कि पोम्पे जो है किसके दौरा में गया हुआ था, मित्र डेट्स के दौरा में गया, तो उनके खिलाफ गया था। और हम देखते हैं कि उनको भी जो है अपने ताकत में कर लिया था। और अब पोम्पे नहीं है, तो उन किसके ताकत में है मित्र डेट्स? अब वो जूलियस कैसर के ताकत में है, और उनके द्वारा भी जो है कुछ सेनाएं भेजी गई, जिनको जो है सीरिया और सिसिलिया से लाया गया था। फिर आप देखेंगे कि एंटीपैटर एक यूडेमीन था, जो कि आप देखेंगे यहूदिया में ये जगह है, यूडेमीन करके। वहां से भी जो है 3,000 जो है यहूदी लोग जो है इस युद्ध में शामिल हुए। और इस दौरान आप गौर कीजिएगा कि किस प्रकार से जो है आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो है आप जूलियस कैसर को मदद सहायता की जा रही। आप देखते हैं कि जो यहूदी लोग हैं, कुछ खास जगहें थे जहां से आप मिस्र पहुंच सकते हैं, उन जगहों के जो है यहूदी लोगों के ताकत में था। और क्योंकि यहूदी लोग जो है अब किसके ताकत में है, रोम के ताकत में है, तो यहूदी लोगों ने जो है आसानी से जो है जो रोम का सेना है उनको जो है उन जगहों से पार होने दिया। और बताया जाता है कि यदि यहूदी लोगों ने यदि अ, यदि वो रोम की सेनाओं को उस जगह से पार होने ना देते, तो पूरी तरीके से जो है आप देखते कि रोम का सेना जो है पूरी तरीके से हार जाती। यहाँ पर बिना यहूदी लोगों के मदद के जो है रोम की सेना बिल्कुल ही नहीं जीत सकती। हम देखते हैं अब सेनाएं जो है जूलियस कैसर की इकट्ठी हो गई है, और एक युद्ध लड़ी जाती है, जो कि नाइल नाइल जो नदी है उसके सामने ये युद्ध लड़ी जाती है। और हम देखते हैं कि जूलियस कैसर जो है वो जीत जाता है। और जो राजा, जो कि टॉलमी, आप देखते हैं कि जो टॉलमी थियोस फिलियोपैटर है, जो कि क्लियोपैट्रा का बड़ा भाई है, वो जब भागने की कोशिश करता है, बताया जाता है कि उस नदी में जो है वो, एक तरफ से कहेंगे, उस नदी में वो डूबकर मर जाते हैं। और इस प्रकार से आप देखते हैं कि रोम का राज्य अब जो है पूरी पूरी तरीके से जो है अब क्षमा चाहूंगा, जो यूनान का राज्य जिसका जो 4 टुकड़े हुए थे, अब पूरी पूरी तरीके से अब रोम के ताकत में आ जाती है। क्योंकि अब जो है रोम ने जो है अब
मिस्र को भी जो है हरा दिया है। और आप देखते हैं इस प्रकार से जो है मिस्र को भी जो है 47 ईसा पूर्व में जो है हम देखते हैं कि रोम जो है अपने राज्य का भाग बना देता है। फिर हम देखते हैं क्योंकि जो है जूलियस कैसर जो है एक 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 रिश्ते में था क्लियोपैट्रा के साथ, और उसके द्वारा जो है बताया जाता है कि एक बच्चा भी उत्पन्न हुआ, एक बच्चा भी हुआ। और जिसके कारण से इतिहास बताती है कि जूलियस कैसर केवल क्लियोपैट्रा के कारण से जो है वो बहुत समय तक वो मिस्र में था, जबकि उनको वहां उतने समय के लिए रहने की जरूरत नहीं थी। और जैसे वचन का आखिरी भाग बताता है कि परंतु वह स्थिर ना रहेगी, ना उस राजा की होगी। बताया जाता है कि जब जब जूलियस कैसर जो है, जब वो ताकत में नहीं आता है, जब जूलियस कैसर का जब ताकत चला जाता है, तो क्लियोपैट्रा जो है वो अपने आप को एन, एंथनी मार्क एंथनी, जिनको हम आगे देखेंगे, मार्क एंथनी जो है उनके साथ वो जोड़ लेती है, जो कि किसका दुश्मन है? अगस्तुस कैसर का दुश्मन है। और इस समय जो है क्लियोपैट्रा शुरुआती दौर में जो है जब जूलियस कैसर ताकत में था तो उसके साथ जुड़ी हुई थी। जब उसका ताकत खत्म हो रहा था, वो जो है अपना दल बदलते हुए वो जो है एंथनी के साथ जुड़ जाती है, जो कि अगस्तुस कैसर का एक दुश्मन है। और वो एंथनी के साथ मिलकर जो है पूरे ताकत के साथ बताया जाता है रोम पर आक्रमण करती है। पर ये दोनों जो है उस कोशिश में हार जाते हैं रोम को अपने ताकत में लाने के लिए, और ये दोनों जो है अपना जो है हत्या हत्या कर कर जो है अपना जान को वो दोनों त्याग देते हैं। तो अजीजों, हम देखते हैं कि ये एक बड़ी एक इतिहास है। और जो है परमेश्वर हमारे सामने जो है इन इतिहास के सामने साथ जो है वचन की सच्चाई को पेश कर रहे हैं। और यदि आप देखें दानियल 2 में, 7 में, 8 में, 9 में, जो वहां पर जो है कुछ चिन्हों का इस्तेमाल किया जा रहा था जो है राज्य के सच्चाई को हमारे सामने पेश करने के लिए। पर जब हम दानियल 11 में आते हैं तो कुछ सच्ची घटनाओं के बारे में जो है दानियल 11 जिक्र करता है, और जिसको जो है जैसे वचन में लिखा गया था वैसा ही हम देखते हैं कि इतिहास पे भी हम उस चीज को पाते हैं। और जो दानियल 11 का 17 जो बातों को जिक्र करता है, तब वह अपने राज्य के पूर्ण बल समेत कई सीधे लोगों को संग लिए हुए आने लगेगा। यहाँ पर जो सीधे लोग जो यहाँ पर जिक्र की जा रही है, ये कोई और नहीं पर यहूदी लोगों का जिक्र किया जा रहा है। हम देखते हैं कि यहाँ तब वह अपने राज्य के पूर्ण बल समेत जो है वो पूरा बल के साथ वो वाकई में जो है पूरा यूनान राज्य को जो है वो अपने ताकत में करने की कोशिश कर रहा था, और जिसमें जो है हम देखते हैं कि जूलियस कैसर सफल भी हुआ। और इसके लिए किन्होंने मदद किया? सीधे लोगों, यहाँ सीधे लोगों से यहूदी लोगों का जिक्र किया जा रहा है, जिसके बारे में हमने जिक्र किया, और अपनी इच्छा के अनुसार काम किया करेगा। और उसको जो है कोई आदेश देने वाला नहीं था, वो केवल अपनी इच्छा के अनुसार काम कर रहा था, जैसे हमने पढ़ा। फिर बताता है कि और वह उसको एक स्त्री इसीलिए देगा कि उसका राज्य बिगाड़ा जाए। हम देखते हैं कि किस प्रकार से क्लियोपेट्रा के द्वारा जैसा जो निर्णय लिया जाना था, हम देखते हैं कि वैसा निर्णय नहीं लिया गया। जो निर्णय जूलियस कैसर ने लिया वो किससे किससे प्रभावित था? क्लियोपेट्रा के सुंदरता से प्रभावित था। और आप उस चीज को जो है उस वचन के सच्चाई को हम जब इतिहास को पढ़ रहे थे, उम्मीद करता हूँ वो आपके सामने स्पष्ट हुई। परंतु वह स्थिर ना रहेगी। हमने देखा कि किस प्रकार से वो अपना दल बदल लेती है और एंथनी के साथ जुट जाती है, ना उसका राजा की होगी, और किस प्रकार से वो जो है जूलियस कैसर के राज्य के विरुद्ध, रोम के विरुद्ध में वो खड़ा होती है। और उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर ने इन बातों को आपके सामने स्पष्ट किया है। आइए हम धन्यवाद का प्रार्थना करते हुए आज की पढ़ाई का हम अंत करें। महान दयालु स्वर के पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के पढ़ाई के लिए, गहरे सच्चाई के लिए, इतिहास के लिए। हम क्षमा चाहते हैं, हमने बहुत अधिक समय लिया है, पर हम विश्वास करते हैं कि आपने
सच्चाई को हमारे सामने स्पष्ट किया। आपके लोगों के साथ रहे कि इन बातों से वो उलझ ना जाए, पर इन बातों को गहराई से समझ सके। आप ही उन्हें समझाए, आप ही बातों को स्पष्ट करें। धन्यवाद करते हो आज के पढ़ाई के लिए, इंटरनेट के मजबूती के लिए और आपके मदद और सहायता के लिए। धन्यवाद करते हो इस विनती को आपके पैर हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।